तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस YouTube चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाँ, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइनल आंसर की आ चुकी है, जो कि हमारा री एग्जाम हुआ था जून 2024 के लिए, उसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है और जल्द ही रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके भरोसे हमें नहीं रहना है, हम अपनी तैयारी आगे जारी रखेंगे। तो ये दिसंबर 2024 के लिए हमारा जो फ्री बैच हमने चालू किया हुआ है उसकी क्लास है, जिसमें हम आज यूनिट 2 रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। रीतिकाल की पहले से 2 कक्षाएं हो चुकी हैं, जो कि YouTube पर अपलोडेड हैं, इसी चैनल पर आपको मिलेंगी और इसी चैनल पर आपको मिलेगा सबसे बेहतर कंटेंट, सबसे बढ़िया जानकारी, सबसे पुख्ता जानकारी हिंदी के बारे में। हिंदी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, सब में हिंदी साहित्य का इतिहास आता ही आता है और सबको ये वाला यूनिट जो है, ये वाला टॉपिक जो है, ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो इससे आप नहीं बच सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां, जो कि एकदम सत्यापित जानकारियां हैं, वो आप लोगों के लिए इस चैनल पर एकदम मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाती हैं। हमारा यही ध्येय है कि अधिक से अधिक बच्चों को इससे लाभ मिले। तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये जो क्लास है, इसमें हम जितने भी रीतिकालीन कवियों के बारे में, रीतिबद्ध कवि पढ़ रहे थे, जितने भी कवियों के बारे में पढ़ेंगे, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितना एग्जाम में आने लायक है, बिल्कुल उतना ही रीतिकाल में मैं आप लोगों को करवाऊंगा। क्योंकि अगर रीतिकाल को हम बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने लग गए तो हमारा समय निकल जाएगा और कोर्स भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यूनिट 2 का जो है वो प्लेलिस्ट बन चुका है और इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से, हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिसमें सारी क्लासेस जो हैं वो अपडेटेड हैं, अपलोडेड हैं। आप एक एक क्लास को देखिए, कागज कलम साथ में लेके बैठिए और नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाने की आदत डालिए दोस्तों। फिर से एक बार कहूंगा, नोट्स बनाने से ही आप लोगों को अच्छे से याद हो पाएगा, अच्छे से उसका रिवीजन आप कर पाओगे। इसी प्रकार से दोस्तों, हिंदी कहानी वाली जो यूनिट हमने शुरू कर रखी है, यूनिट नंबर 7, उसकी भी प्लेलिस्ट बन चुकी है और इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को 10 कहानियां मिल जाएंगी जो अभी तक हो चुकी हैं। अपडेटेड है ये। जैसे जैसे इसमें कहानियां हम आगे पूरी करते जाएंगे, ये क्लास जो है, ये प्लेलिस्ट जो है, ये अपडेट होती रहेगी। तो इसको भी आप देखिए और यूनिट नंबर 7 के नोट्स बनाते चलिए। साथ साथ में अपनी तैयार को एकदम मजबूत कर लीजिए हिंदी सरोज के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम चिंतामणि से शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, चिंतामणि को सबसे पहले किसने माना था रीतिकाल का प्रवर्तक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। और चिंतामणि त्रिपाठी जो हैं वो रसवादी आचार्य माने जाते हैं। लक्षण निरूपण में चिंतामणि ने मम्मट का अनुसरण किया है। जो हमारे संस्कृत कवि थे, संस्कृत आचार्य थे मम्मट, उनका अनुसरण इन्होंने किया है। जितने भी पंक्तियां हैं सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखते चलिएगा। इन्होंने अलंकारों का प्रयोग रसोत्कर्ष के लिए किया, रस बरसाने के लिए, रस का उत्कर्ष दिखाने के लिए इन्होंने अलंकार का प्रयोग किया और अपने काव्य में कवित्व और सवैया छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। तो चिंतामणि त्रिपाठी जी ने सबसे अधिक कौन से छंदों का प्रयोग किया है दोस्तों? कवित्व और सवैया छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है। चिंतामणि जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जो उपलब्ध ग्रंथ हैं और जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके बारे में देख लेते हैं। ये हमें याद भी रखने हैं। तो चिंतामणि त्रिपाठी का जो समय है वो कितना है? 1609 से 1685 ईस्वी, सर्वमान्य मत यही है। और इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है रचना? कविकुल कल्पतरु। कल्पतरु के नाम से कई सारी रचनाएं आएंगी। चिंतामणि त्रिपाठी जो रचना है उसका नाम है कविकुल कल्पतरु। ठीक है। 1650 ईस्वी इसका रचना काल है। और ये है क्या?
ये ग्रंथ जो है ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था रस निरूपक ग्रंथ, अलंकार निरूपक ग्रंथ, सर्वांग निरूपक ग्रंथ। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली से पिछली क्लास जाके देखिए, यानी रीतिकाल की पहली क्लास देखिए, उसमें ये सब समझाया हुआ अच्छे से कि कौन से ग्रंथ किस प्रकार से होते हैं। इसमें क्या है, इसमें 8 प्रकरण हैं या फिर अध्याय, उनको प्रकरण नाम दिया गया है। 1133 माफ कीजिएगा, 1133 इसमें पद्य हैं और दोहा सोरठा छंद है इसमें, और लक्षण जो हैं वो दोहा सोरठा छंद में लिखे गए हैं। उदाहरण जो हैं वो लिखे गए हैं कवित्त सवैया छंद में। ये याद रखने लायक बात है। इसका जो काव्य लक्षण, काव्य गुण, काव्य स्वरूप, अलंकार, गुण दोष आदि का विवेचन इसमें किया गया है। तो इसमें विवेचन किस चीज का है, काव्य लक्षण, काव्य गुण, क्या वो काव्य स्वरूप, अलंकार, गुण दोष आदि का विवेचन इसमें किया गया है। तो ये काव्य निरूपक ग्रंथ है। और काव्य निरूपक में भी कैसा है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है ये, ठीक है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है ये। और इसके 8 अध्याय हैं, याद रखना है। आगे है रसविलास। रसविलास किसके आधार पर लिखी गई थी, भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर, उसी का अनुवाद है। भानुदत्त की रसमंजरी का अनुवाद रसविलास है, जो कि चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है, अवश्य याद रखिएगा। श्रृंगार मंजरी, इसका रचना काल मिलता है 1653 ईस्वी के आसपास। इसमें क्या है, नायिका भेद ग्रंथ है ये, और ये भी भानुदत्त की रसमंजरी पर आधारित एक ग्रंथ है। और संत अकबर शाह की इसमें प्रशंसा की गई है, यानी संत अकबर शाह के आश्रम में रचित है ये रचना। और श्रृंगार मंजरी जो है ये आंध्र भाषा का संस्कृत अनुवाद है, उसको ब्रज भाषा में फिर से अनुदित किया है। आगे छंद विचार। छंद विचार जो है ये प्राकृत पेंगलम और वर्ण रत्नाकर के आधार पर छंद शास्त्र के नियमों का वर्णन है इसमें, और कृष्ण का चित्रण भी दर्शाया गया है। छंद विचार इस प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्राकृत पेंगलम और वर्ण रत्नाकर के आधार पर इसे लिखा गया है, और इसमें श्री कृष्ण का चरित्र भी वर्णित होता है, इसलिए ये और इंपोर्टेंट हो जाता है। चिंतामणि जी की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। कवित्त विचार, रामायण, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और रामाश्वमेध, सारे जितने भी चिंतामणि त्रिपाठी की जितनी भी रचनाएं हैं सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन सबको हमें याद रखना है, सारी बराबर इंपोर्टेंट है दोस्तों। मैं कोई भी इसमें ये रचना नहीं बता सकता हूं, कोई भी नहीं कह सकता है अपितु कि कौन सी कितनी इंपोर्टेंट है, इनकी सारी ही इंपोर्टेंट है। देखिए, देव है, केशवदास हैं, चिंतामणि त्रिपाठी हैं, बिहारी हैं, रसलीन हैं, ये कुछ रीतिकालीन कवि ऐसे हैं कि जिनकी सारी रचनाएं हमें याद रखनी ही रखनी हैं। तो इनसे हम नहीं बच सकते हैं, इन्हें हमें याद रखना ही होगा। तो इसको अच्छे से नोट कीजिए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएंगी दोस्तों। आगे चलते हैं, मतीराम के बारे में देख लेते हैं। मतीराम जो है, फूल मंजरी को मतीराम का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। इनका समय क्या था, इनका समय था 1617 ईस्वी। 1617 ईस्वी मतीराम का समय माना जाता है, जो कि सर्वमान्य मत है, इसे नोट कर लीजिएगा। मतीराम का समय 1617 ईस्वी है। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं, रसराज, इनका प्रथम ग्रंथ कौन सा है, रसराज, ठीक है। सर्वमान्य मत से क्या है, फूल मंजरी है, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह रसराज को इनका प्रथम ग्रंथ मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छंदसार नामक ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। इसी पिंगल ग्रंथ को वृत्त कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वृत्त कौमुदी और छंदसार दोनों एक ही रचना का नाम है, और इसमें क्या है, शंभुनाथ सोलंकी जो इनके आश्रयदाता राजा रहे हैं उनकी इसमें प्रशंसा की गई है। मतीराम की जो है वो मुख्य रचनाएं हम देख लेते हैं। रसराज 1663 ईस्वी के आसपास ये लिखी गई। इसमें क्या था, श्रृंगार रस निरूपण है और नायिका भेद का
विवेचन इसमें किया गया है। ललित ललाम इनकी अगली रचना है। 1659 से 1688 ईस्वी इसका रचना काल माना जाता है। अलंकार निरूपक ये ग्रंथ है। इसमें 401 छंद हैं और बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रम में रचित ये रचना है। अगली है सतसई 1681 ईस्वी की। ये बिहारी सतसई की परंपरा में लिखा हुआ ग्रंथ है। सतसई के नाम से हम समझ सकते हैं। अलंकार पंचाशिका 1990 की रचना है, माफ कीजिएगा 1690 की रचना है और इसमें मुख्य रूप से अलंकार विवेचन किया गया है। वृत्त कौमुदी ये छंद निरूपक ग्रंथ है और इसका अन्य नाम छंदसार पिंगल या छंदसार संग्रह है और इसमें 5 अध्याय हैं जिनको प्रकाश नाम दिया गया है। फिर आता है फूल मंजरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसी में प्रत्येक दोहे में एक फूल का वर्णन है और 60 दोहे हैं। इसमें दोहों की संख्या दोस्तों इसमें याद रखिएगा कि इसमें कितने दोहे हैं। जितने दोहे हैं उतने ही पुष्पों का वर्णन है इसमें। उन पुष्पों के द्वारा ही नक्षिक वर्णन इसमें किया गया है, उनका वर्णन मिलता है। फूलों के आधार पर या फिर फूलों को रूपक बनाकर और नायिका का नक्षिक वर्णन इसमें किया गया है। इसको याद रखिएगा। 60 दोहे हैं यानी 60 फूलों का वर्णन इसमें मिलता है। तो इसमें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है फूल मंजरी और ललित ललाम। ये दोनों जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा। आगे देख लेते हैं भूषण। भूषण का जो है मूल नाम क्या है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या बताया है? घनश्याम। घनश्याम नाम बताया है भूषण का। रीतिकालीन कवियों में राष्ट्रीय स्वर के कवि माने जाते हैं। भूषण द्वारा प्रयुक्त भाषा का स्वरूप सामान्य ब्रज भाषा का है, यानी कि इन्होंने सामान्य ब्रज भाषा में, बोलचाल वाली भाषा में रचनाएं लिखी हैं। उसमें क्या है? संयुक्त वर्णों की बहुलता है और टैट है डैट है वर्णों से युक्त होने के साथ साथ टैट है डैट है वर्ण ज्यादा हैं और ये वर्ण जिसमें अधिक आ जाते हैं तो वीर रस की काव्य रचना वो बनती जाती है। ठीक है, इसमें क्या है? द्वित्व वर्णों की भी प्रधानता है, यद्यपि तत्सम शब्द भी मिलते हैं जो संस्कृत से उधार लिए गए हैं जो के त्यों, लेकिन तद्भव शब्दों की भी इसमें प्रमुखता है। उनकी भाषा में अरबी फारसी शब्दों की भी प्रचुरता मिलती है, कुछ शब्द मराठी भाषा के भी मिलते हैं। भूषण ने अपनी रचनाओं में विविध छंदों का प्रयोग किया है। उनका अधिकांश काव्य कवित्त छंद में रचित है। इनके आश्रयदाता कौन थे? महाराज छत्रसाल। और एक बार भूषण की पालकी में कंधा लगाने पर भूषण ने गदगद होकर लिखा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ठीक है, कि शिवा को बखानो या छत्रसाल को बखानो, दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर मेरे अन्नदाता हैं, मेरे आश्रयदाता हैं। तो ये जो है शिवाजी महाराज के और महाराज छत्रसाल के, इन दोनों के आश्रम में रहकर इन्होंने कविता की है, काव्य लिखा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक है। भूषण की जो है मुख्य रचनाएं हम देख लेते हैं। शिवराज भूषण, ये है 1671 ईस्वी की रचना है ये, और इसमें क्या मिलता है? शिवाजी की प्रशंसा मिलती है। शिवराज भूषण है तो शिवाजी की प्रशंसा मिलेगी ही। अलंकार निरूपक ग्रंथ है, इसमें 105 अलंकारों का विवेचन है। भूषण ने अलंकार विवेचन में जयदेव के चंद्रालोक और मतीराम के ललित ललाम का अनुसरण किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस रचना के बारे में। शिवराज भूषण जो है वो 382 छंदों की एक विशालकाय रचना है, जिसमें भूषण ने शिवाजी के जन्म से लेकर हिंदू पद पादशाही की स्थापना तक शिवाजी के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का ओजस्वी भाषा में चित्रण मिलता है। इसमें लक्षण जो है वो दोहा छंद में है, उदाहरण कवित्त, छवैया और छप्पय छंद में, और सभी उदाहरण जो हैं वो शिवाजी की प्रशंसा में लिखे गए हैं। और प्रारंभ में जो है शक्ति, गणेश और सूर्य की वंदना है।
मोस्ट इंपोर्टेंट ये रचना है। इस रचना का जो है क्या है, इस रचना में ये पूछा जा सकता है, सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है इसमें कि ये किसके आधार पर लिखी गई रचना है और इसमें कहां से कहां तक का वर्णन है। इसमें 4-5 पॉइंट देके उनको सही पॉइंट बताने वाला प्रश्न भी आ सकता है कि सही ऑप्शन को चूज कीजिए। 5 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 ऑप्शन सही होंगे या 2 ऑप्शन सही होंगे, हमें वो चूज करने हैं। तो इस रचना के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, पूरा याद कर लीजिए। शिवा बावनी जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 52 छंद हैं और ये जो है 52 कवित्त छंद हैं जो कि शिवाजी की प्रशंसा में लिखे गए हैं। छत्रसाल दशक, नाम से ही पता चलता है महाराज छत्रसाल का इसमें प्रशंसा की गई है और इसमें दशक यानी 10 कवित्त छंद हैं इसमें भी। अन्य रचनाएं कौन सी हैं? भूषण उल्लास, नाम से ही पता चल रहा है भूषण की रचना है। फिर है दूषण उल्लास, भूषण और दूषण, और फिर भूषण हजारा। भूषण हजारा में 1000 पद हो जाएंगे, सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रटने वाली चीज है नहीं। भूषण के ग्रंथ जो हैं सीधे साधे हैं, अच्छे से आराम से याद हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कीजिए। आगे देख लेते हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र जो हैं ये ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं और इनके युक्ति तरंगिणी तथा नक्षिक ग्रंथ हैं जो अप्राप्य हैं। ये 2 ग्रंथ इनके माने जाते हैं मूल रूप से। आचार्य के रूप में ये ज्यादा सफल माने जाते हैं। ठीक है, कुलपति मिश्र के बारे में प्रश्न आएगा तो ये आ सकता है कि आचार्य के रूप में ज्यादा सफल माने जाने वाले कवि इनमें से कौन से हैं। सुखदेव मिश्र, ये दोनों भाई थे। सुखदेव मिश्र जो हैं ये वृत्त विचार छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ इन्होंने लिखा है और राजा राज सिंह गौड़ द्वारा कविराज की उपाधि ने दी गई थी। इन दोनों कवियों के बारे में, ये दोनों सेकंड वाले जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें याद रख लीजिएगा। आगे इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। कुलपति मिश्र की है रस रहस्य और संग्राम सार, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। संग्राम सार के बारे में ये देख लीजिए कि ये महाभारत के द्रोण पर्व पर आधारित है और उसका पद्य पद ये अनुवाद है। संग्राम सार के बारे में ये अच्छे से याद रखिएगा। और रस रहस्य जो है वो तीन आधारित इसके रचनाएं हैं जिनके आधार पर ये लिखी गई है। वो 3 ग्रंथ कौन से हैं? मम्मट का काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण और केशव दास की रसिक प्रिया। इनके आधार पर ये रस रहस्य ग्रंथ लिखा गया है और ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इसमें 8 वृतांत हैं और 652 पद्य हैं। तो इसको भी देख लीजिएगा एक बार। सुखदेव मिश्र, रस रत्नाकर, रसार्णव, अध्यात्म प्रकाश, वृत्त विचार, ये इनकी रचनाएं हैं। रस रत्नाकर जो है रस विवेचन से संबंधित है। रसार्णव ये नवरस वर्णन मिलता है इसमें। आध्यात्म प्रकाश ये शंकराचार्य के आध्यात्मिक सिद्धांतों का विवेचन है इसमें। वृत्त विचार इसमें क्या है? ये छंद निरूपक ग्रंथ है और महाराज राम सिंह के आश्रम में रचित ये रचना है। ये छंद निरूपक ग्रंथ जो है ये 4 परिच्छेदों में विभक्त है। अन्य रचना इनकी छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, दशरथ राय और श्रृंगार लता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कवि है नहीं, तो इसको एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और 1-2 बार दोहरा लीजिएगा। बहुत ज्यादा इसके पीछे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे देख लेते हैं देव। देव को हमें पूरा डीपली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। जितनी जानकारी देव के बारे में मिल सके वो कम ही है। देव के बारे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। एग्जाम की दृष्टि से इतनी पर्याप्त है। देव का पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। देवदत्त द्विवेदी इनका पूरा नाम था और ये ऐसे घराने से आते थे जो कि बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही विद्वान घराने से ये आते थे। इनके घर पे भी जो इनके नौकर चाकर थे वो भी देववाणी में बात करते थे, ऐसा माना जाता है। देववाणी अर्थात संस्कृत में बोलचाल करते थे। कविवर देव की ख्याति आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में है।
देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। एक एक पॉइंट इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, याद हमें करना ही है। शिव सिंह सेंगर ने इनके 72 ग्रंथ माने हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार और आज भी नागरिक प्रचारणी सभा काशी के अनुसार इनके 15 ग्रंथ जो हैं वो माने जाते हैं। जो प्राप्त ग्रंथ हैं उन्हीं को मानते हैं इनके मुख्य ग्रंथ, जो कि 15 है संख्या में। कविवर देव के काव्यांग विवेचन एवं वर्गीकरण में मौलिकता दिखाई पड़ती है। नवीन छंदों की इन्होंने रचना की है। तत्पर्यावृत्ति की विशेष चर्चा की है, और जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो लिखा है कि संचारी भावों की संख्या इन्होंने 34 मानी है इन्होंने, क्योंकि एक नए संचारी भाव छल नामक संचारी भाव की इन्होंने रचना की है, माना है एक और संचारी भाव इन्होंने। आगे देख लेते हैं। देव का जो है सुख सागर तरंग, इसका संपादन बालदत्त मिश्र कौन थे? मिश्र बंधुओं के पिताश्री, उन्होंने किया था 1897 ईस्वी में। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसको छोड़ भी सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है। दोनों की दोनों पंक्तियां जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिएगा इनको। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। आचार्य शुक्ल ने देव की रचनाएं जो हैं कौन कौन सी मानी हैं? वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानल लहरी, प्रेम दीपिका, नक्शिक और प्रेम दर्शन। बहुत आसान है इनकी रचनाओं को याद रखने के लिए। 25 वाली जो है एक साथ याद कर लीजिए। उसके बाद में एक है वृक्ष विलास, एक है पावस विलास, ये विलास वाली दो रचनाएं हो गई। इसके बाद में रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्शिक और प्रेम दर्शन, इनको एक अलग जगह पर याद कर लीजिए। इस प्रकार से इनकी सारी रचनाएं हम याद रख सकते हैं। अलंकार निरूपण में कवि देव ने केशव का अनुसरण किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है वन लाइनर क्वेश्चन। नायिका भेद की रचना करने वाले कवियों में देव का ऊंचा स्थान है। नायिका भेद चित्रण जो है बहुत ज्यादा हमें मिलता है देव में और केशवदास में। देव की जो है रचनाएं भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इनका समय 1673 से 1767 ईस्वी माना जाता है। भाव विलास इनकी प्रथम रचना मानी जाती है, जो कि 1689 ईस्वी में रचित है। इसमें क्या है? रस अलंकार नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है ये। निरूपण में भानुदत्त की रसमंजरी, भामह के काव्यालंकार और दंडी के काव्यादर्श का आश्रय लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका ये ग्रंथ। आगे अष्टयाम 1689 में माना जाता है। नायक नायिकाओं के 8 प्रहर के विलास का वर्णन इसमें मिलता है। अष्टयाम नाम से ही पता चलता है 8 पहर। 8 पहर का वर्णन है इसमें। किसका है? नायक नायिका के विलास का चित्रण है। जाति विलास में हमें क्या मिलता है? 1723 ईस्वी की रचना है। विभिन्न जातियों और प्रांतों की स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन इसमें हमें मिलता है। प्रेमचंद्रिका 1733 ईस्वी में प्रेम के महात्म्य को स्थापित करने वाला, विषय वासना का तिरस्कार करने वाला यह ग्रंथ है, और इसमें 4 अध्याय है जिनको प्रकाश नाम दिया गया है। शब्द रसायन के अन्य नाम कौन से हैं? काव्य रसायन। और इसमें है क्या? काव्य रूप, शब्द शक्ति, नायक नायिका भेद, रस अलंकार आदि का विवेचन हमें इसमें मिलता है। आगे देख लेते हैं देव के बाकी के कौन कौन से ग्रंथ हैं। सुख सागर तरंग ये 1767 ईस्वी में माना जाता है। इसमें है क्या? श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद से संबद्ध कवित्व सवैया छंदों का संग्रह। सुख सागर तरंग के बारे में ये पूछा जा सकता है कि इसमें किस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। तो कवित्व सवैया छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। राग नतराकर जो है
ये संगीत विषयक रचना है, लक्षण ग्रंथ है, 2 अध्याय हैं इसमें। देव चरित्र, इसमें कृष्ण के जीवन पर आधारित ये प्रबंध काव्य है। देव माया प्रपंच, ये संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पदबद्ध अनुवाद है। आगे है देव शतक या फिर वैराग्य शतक। तो वैराग्य शतक से पता चल जाता है अध्यात्म विषयक ये ग्रंथ है। संसार की निस्सारता का वर्णन है, ब्रह्म तत्व और प्रेम के महात्म्य का वर्णन है इसमें, और इसमें 4 अलग अलग पृथक 25 हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ये रचनाएं हैं, इनको याद कीजिएगा और इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। इनमें से जो है सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, ये जो 2 हैं इनको भी तैयार कीजिएगा अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी अन्य रचनाएं जो हमने अभी पढ़ी थी, वृक्ष विलास, पावस विलास, रसानंद लहरी, नक्षिक, प्रेम दर्शन, सुमिल विनोद, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, प्रेम दीपिका, राधिका विलास और नीति शतक, ये जो है इसके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं। और यहां पर आज की हमारी ये कक्षा समाप्त होती है दोस्तों। इसमें हमने किस किस के बारे में पढ़ा है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये छोटी छोटी क्लासेस मैं आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एक बार में अगर मैं बहुत सारे कवियों को, रीतिकालीन कवियों को अगर मैं करवा दूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, याद करते करते पढ़ते पढ़ते दिमाग में खिचड़ी पकने लग जाएगी और हम रास्ते से भटक जाएंगे, अच्छे से याद हमें नहीं हो पाएंगे। तो इनको पार्ट बाय पार्ट हमें पढ़ना है, तभी ये हमारे दिमाग में अलग से स्टोरेज बनाकर जगह पर और वहां पर स्टोर हो जाएंगे। तो आज हमने चिंतामणि के बारे में पढ़ा, मतीराम के बारे में पढ़ा है, भूषण के बारे में, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, देव के बारे में। हमने इन कवियों के बारे में आज पूरी तरह पढ़ लिया है। एग्जाम में से बाहर कुछ नहीं आने वाला है दोस्तों। इतना अगर इनके बारे में पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। और मेरे साथ में आप बने रहिए क्योंकि ऐसे ही मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस करवाने वाला हूं। एकदम डीपली मैटर रहेगा, ऑथेंटिक मैटर रहेगा और बहुत ज्यादा प्रेशराइज वाला सिस्टम भी अपने पास नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज करूंगा, बहुत ज्यादा डीपली आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो कि फिर दिमाग से एकदम बाहर निकलने लग जाए। हमें सबसे पहला हमारा मेन टारगेट है एग्जाम क्रैक करना। उसके बाद में हम आगे, हमारे पास जिंदगी पड़ी है पढ़ने के लिए। एक बार एग्जाम पास हो जाए उसके बाद में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करेंगे, तब हम बहुत डीपली पढ़ ही लेंगे। इतना पढ़ लेंगे बहुत है। तो मेरे साथ में बने रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे और मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर ज्यादा रहेंगे, जितने ज्यादा आप लोग देखोगे, मुझे पसंद करोगे, उतने ही मैं अच्छी जानकारी और अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छा अच्छा मैटर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। अगली क्लास जो है हिंदी कहानी वाली होने वाली है, जो कि हम कल देखेंगे। 10 कहानियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, 11वीं कहानी हम कल पढ़ लेंगे। पूरा डीपली हम लोग यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 7 को पढ़ ही रहे हैं। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग और क्या चाहते हैं, किस तरह से हम और भी अच्छा मैटर आप लोगों को दे, जो कि आपको चाहिए वो आप कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें प्रेरणा मिलेगी। कमेंट कीजिए, कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, या फिर आप कुछ और अलग से जानकारी चाहते हैं कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो कि क्लास में कवर नहीं हो पाया है, वो भी मैं आपकी अवश्य हेल्प करूंगा। वो मैटर आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप वह कमेंट में लिख सकते हो आराम से। दोनों प्लेलिस्ट को, यूनिट नंबर 2 वाली हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी कहानी वाली यूनिट नंबर 2, उन दोनों प्लेलिस्ट को जाकर देखिए, उसमें आपको सारी अपडेटेड क्लास मिल जाएंगी।
जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वो डेली अपडेट होती हैं दोस्तों, और वहां से आप अपनी पूरी तैयारी, पक्की तैयारी, एकदम पुख्ता तैयारी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में, बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।